गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक क्रैश कोर्स की तरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। डिटेल में कब पढ़ाऊंगा? जब अगला सेशन जो आएगी, जो मार्च के महीने के बाद जो लड़के लोग एग्जाम लिखेंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर आपको एस ई एस कहाँ लगता है, एस ई एस कहाँ नहीं लगता है, इज आर एम का इतना अगर आपको इंग्लिश आता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्पोकन करने का या कुछ भी करने का। मैथमेटिक्स एक क्या है, मैथमेटिक्स तो अगर आप इंजॉय करने सक गए तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ डिटरमिनेंट। मुझे कंप्लीट करना है लगभग 30 दिन या 45 दिन में कंप्लीट करना है। तो कोशिश करूंगा मैं आज डिटरमिनेंट खत्म कर दूं जितना भी कॉन्सेप्ट है। और कल क्या करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी झारखंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल। ठीक है, तो आप लोग आइए। देखिए, डिटरमिनेंट एक्चुअली में डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट होता क्या है? द स्क्वायर एरे ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। इतना तो आपको आता ही होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इस वर्टिकल लाइंस मतलब ये हो गया वर्टिकल लाइंस। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस इस प्रकार होता है। ठीक है, एरे मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है। स्क्वायर क्या है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, और एरे क्या है, एरे मींस अरेंजमेंट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर को देखिए पहले। देखिए, ये हो गया ज्योमेट्रिकल फिगर। तो क्या बोलता है डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट का कंडीशन ही क्या है कि ये स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। इसके जो डायगोनल होंगे ये एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, बस इतना ही जानिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिटरमिनेंट का। मान लीजिए अभी 2 क्रॉस 2 का मैं दिखा रहा हूँ। 2 क्रॉस 2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट में, मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, ये इसको मोड सोचने का गलती कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आता है। ठीक है, ये क्या है, जस्ट फॉर ए गुड लुकिंग, एक अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार को लगा देते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं, एलिमेंट को रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन पार्टिसिपेट किए, 1 2 एंड 3 4। इस कदर देखेंगे लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो पार्टिसिपेट किए, जैसे फर्स्ट में 1 2 है, इसको क्या बोलेंगे, रो 1। इसको क्या बोलेंगे, रो 2। और जो वर्टिकल में आए, देखिए वर्टिकल लाइंस जो वर्टिकल्स में आए, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम जो C1, ये क्या हो गया C2। तो कितना रो है और कितना कॉलम है, 2 रो है 2, कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। इसको क्या बोलेंगे, 2/2 या 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है। देखिए एक बात गौर कीजिए, क्या ये स्क्वायर में है, गौर कीजिए, रो कितना रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है, 2 है, तो स्क्वायर में दिख रहा। अब और एक एग्जांपल देखिए, क्या ये डिटरमिनेंट है, 1 3 2 एंड 1 2 3, क्या ये डिटरमिनेंट है? मैं दिखाता हूं आपको डिटरमिनेंट है कि नहीं। कितना रो है, एक R1, कितना रो है, एक R2, और वर्टिकल्स लाइन कितने हैं, 3 हो गए, C1 C2 एंड C3। तो कितना का डिटरमिनेंट बना, 2 क्रॉस 3 का। तो डिटरमिनेंट क्या बोलता है कि हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए, लेकिन क्या ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में नहीं है, तो ये डिटरमिनेंट का फॉर्म नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम दिया था, एयरफोर्स दिया था, नेवी का दिया था, और कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड क्या होता है, भारत का जो चौथा अंग होता है। जैसे अमेरिका तरफ जाइएगा तो उधर नेवी नहीं होता है, उधर क्या होता है, कोस्ट गार्ड होता है। ठीक है, तो मेरे पे मैं दिया था 2015 में एग्जाम दिया था, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में कि डिटरमिनेंट का फॉर्म
कैसे होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था 1 2 1 3 एक था, फिर था 1 2 था, फिर थर्ड में था 1 2 3 4 5 6 एंड 0 1 2, एक ये था, नहीं ये नहीं था, हाँ यही था, और 5 6 7, ठीक। ऐसे करके 4 का ऑप्शन था। तो आपको चूज करना था कि डिटर्मिनेंट कौन वाला डिटर्मिनेंट है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। जो डिटर्मिनेंट का जो कोई भी डिटर्मिनेंट का जो डेफिनेशन जानता है वो तुरंत बता देगा डिटर्मिनेंट कौन सा है। पहले तो चेक करेगा कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ठीक है। इस प्रकार चेक कीजिएगा, जहां पे स्कोर दिखा वो डिटर्मिनेंट है। सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, बट डेफिनेशन को लोग क्या करते हैं ना, लोग डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, लोग क्वेश्चन बनाने पे जाते हैं। अगर आपके अंदर डेफिनेशन ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बना तो लीजिएगा, लेकिन कोई बच्चा पूछ देगा कि सर क्वेश्चन तो बना लिया सर, लेकिन एक्चुअली में अगर मुझे कोई सवाल करेगा कि सर इसका जो फॉर्म आया सर ये किस प्रकार बना, तो आप लोग तो कुछ बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास डेफिनेशन है ही नहीं। तो इसलिए डेफिनेशन डेफिनेशन को याद करना। फिर देखिए, मैं जब एग्जाम दिया था नेवी 2015 में, तो क्वेश्चन था कि डिटर्मिनेंट का एग्जिस्टेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ था नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 था नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, फिर सेकंड थर्ड में था नंबर ऑफ कॉलम्स लेस देन नंबर ऑफ रो। इस टाइप से ऑप्शन था, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज एंड मस्ट बी नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताया था मैं, ठीक। 2 क्रॉस 2 नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस इतना ही जानना है डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन देखिए डिटर्मिनेंट का, डेल से क्या है, ग्रीक लेटर है ये, ए आई जे, ठीक। आई कहां से रन कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तो जाएगा। जे कहां से जा रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी। देखिए किताबों में लिखना तो ठीक है, थ्योरी जानना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर आप उसका जो डायग्राम बनता है, उसका जो सिंबलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर आप उसको जान पाए तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं नहीं भागेगा, ठीक है। जैसे देखो डेल था, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन पर लिख दिया, डेल इक्वल टू बार के अंदर में ए आई है, ठीक। आई क्या इन्फॉर्मेशन देता है, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट किसका, रो के बारे में बताता है आई। जे किसके बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलम के बारे में, ठीक। और ये जो होते हैं आई जे, ये क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक। और ये पूरा ए आई जे क्या हो जाता है, पोजीशन बताता है किसका, एलिमेंट का पोजीशन बताता है किसमें, डिटर्मिनेंट, ठीक। और एक बात, जब मैं एनडीए एग्जाम दिया था तो उस समय ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि इफ एन रिप्रेजेंट ऑर्डर या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द डिटर्मिनेंट इज एन स्क्वायर होगा, ठीक। अब देखिए इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्या बोल रहा है, इफ एन रिप्रेजेंट ऑर्डर या नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम्स, देन टोटल एलिमेंट पार्टिसिपेट कितना हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखिए कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड एलिमेंट कितने होंगे, क्या बोले थे, एन अगर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम्स या ऑर्डर हो तो क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटेड एलिमेंट एन स्क्वायर होना चाहिए। तो करते हैं, यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है, 2 है, तो एलिमेंट चेक करते हैं क्या एन स्क्वायर एलिमेंट है, एन स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो चेक कीजिए कि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, हाँ सेटिस्फाई कर रही है। अब 3 क्रॉस 3 का देखते हैं, ठीक। इसमें चेक करते हैं क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, एन इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 है, तो एन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9,
क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सब आपका जो कंपटीशन एग्जाम है, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, डायरेक्ट पूछ सकता है। क्योंकि बच्चे देखिए आजकल बच्चे इतने एडवांस हो गए ना, सब बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल हायर लेवल का जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोग क्या कर रहे हैं, ये छोटे छोटे जो डेफिनेशन है इन्हें भूल जा रहे हैं। तो बस आपको इन्हें भी याद करके जाना है। गारंटी बता रहा हूँ, जब 11 12 पढ़ा लूंगा उसके बाद में 2 महीना या 3 महीना तैयारी कराऊंगा एयरफोर्स का, नेवी का और कोस्ट गार्ड का। मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, हम लोग का टाइम में उस टाइम एग्जाम था, हाँ 30 नंबर का मैथमेटिक्स था, 30 नंबर का फिजिक्स, 30 नंबर का इंग्लिश। मैथमेटिक्स में गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने पूरी अच्छे से देख लिया लेक्चर तो 30 में से 28 27 से कम नहीं आएगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, ठीक है। देखिए अभी हम पढ़े जब डिटरमिनेंट के बारे में, तो फर्स्ट ऑर्डर में देखिए ऑर्डर क्या करते थे, n इक्वल टू 1 तो फर्स्ट ऑर्डर, n इक्वल टू 2 तो सेकंड ऑर्डर, n इक्वल टू 3 तो क्या आता था, थर्ड ऑर्डर आता था। तो यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 1 लिया, j इक्वल टू 1 लिया, पुट किए, ये क्या था, ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट था, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया। तो i इक्वल टू 1 पुट किए, j इक्वल टू 1 पुट किए, तो कितना आया, एक रो है और एक कॉलम है, तो 1 इंटू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक, इसी प्रकार सेकंड ऑर्डर में आते हैं आप, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। जो जेक बोर्ड में जो आता है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार आएंगे, ये अधिक से अधिक 2 नंबर तक का दे सकता है। ठीक, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अभी हम सेकंड ऑर्डर देखने जा रहे हैं, इसीलिए i इक्वल टू 1 2 तक है, j इक्वल टू 1 2 तक है। तो देखिए जब i इक्वल टू 1 पुट किए, j इक्वल टू 1 पुट किए, तो क्या हुआ, एलिमेंट क्या बना, a11। ये क्या बता रहा है, एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है। ठीक, फिर a12 a21 एंड a22, कितना रो है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो क्या बना डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। तो देखिए अब हम लोग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर 2 वाला का कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। देखिए डिटरमिनेंट का कैसे सॉल्यूशन करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। पहला एलिमेंट को जिसका पोजीशन क्या है, जिसका पोजीशन है a11, ये वाला जो पोजीशन है जिसका पोजीशन क्या है a11। ठीक है, इसको तिरछा गुना करना, किसके साथ, 2 ऑर्डर का बता रहा हूं, a22 के साथ। तो क्या हुआ, 9 4 जा 36। ठीक, फिर यहां पे आया, ठीक, प्लस माइनस प्लस, एक जिग जैग फॉर्म में साइन कन्वेंशन होता है। ठीक, मैं अभी बस उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो ये सब सारा बताता, साइन कन्वेंशन कैसे होता है, जिग जैग फॉर्म कैसे होता है, सब बताता। एक कब बताऊंगा, अगला जो सेशन आएगी मार्च में, उसमें जब वीडियो बनाऊंगा इसके रिलेटेड लेके, तो बेसिक से बताऊंगा, 0 लेवल से पूरा बताऊंगा। तो अभी देखिए क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स की तरह देखने जा रहे हैं, तो 9 4 जा 36 हो गया, एंड प्लस माइनस आता है। ठीक, तो माइनस लिए, 7 8 जा 56, कितना आया 0, 5 से 3 गया 2। तो बड़ा कौन सा है, 56 बड़ा है कि 36 बड़ा है, ऑब्वियसली 56 बड़ा है। तो 56 का आगे में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन लगेगा। इतना तो पता ही है मैथमेटिक्स का। ठीक, तो देखिए मैं बता रहा था ना कि डिटरमिनेंट का जो ये वाला जो होता है बार जो होता है, इसको बस जस्ट फॉर ए गुड लुकिंग, नॉट ए मॉडुलस। अगर देखिए मॉडुलस रहता तो क्या -20 आता, मॉडुलस क्या करता है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। तो क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया, नहीं आया ना, नेगेटिव आया। तो इसीलिए मैं बता रहा था, तभी पहले ही बता रहा था कि ये क्या होता है, एक गुड लुकिंग होता है, नॉट ए मॉडुलस। इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सब आपका 2 नंबर 1 नंबर के लिए पूछ सकते हैं जेक बोर्ड में, क्योंकि मैं भी जेक बोर्ड से दिया हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन का लेवल देखा हूं, जेक बोर्ड में नॉर्मल रहता है,
उतना टफ जैसे आईसीएसई बोर्ड का जैसा रहता है वैसा टफ नहीं रहता, नॉर्मली रहता है, इसलिए ज्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। अभी आपके पास 2 ही महीना बचा है, आराम से लेक्चर देखिए, आराम से आपको सब कुछ समझ भी आएगा। और जहां नहीं समझ में आएगा आपका तो व्हाट्सएप में है ही दोस्ती आ रही, तो आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा देखिए सोल्यूशन, तिरछा गुना कीजिए, ठीक, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, फिर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो जिगजैग फॉर्म में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो माइनस दे दिए, ठीक, साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब तो ये वैल्यू तो आपको पता ही है ये ट्रिग्नोमेट्री में कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इस टाइप से क्वेश्चन कंफर्म एक पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन 70 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। आप लोग को एक फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए के जगह पे क्या है, 20 है, और बी के जगह पे 70 है, तो साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो इस प्रकार थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए 2 नंबर के लिए दे सकता है, ठीक है। इससे 1 नंबर के लिए अगर इससे अपर जाएगा तो फिर तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचेगा मैथ का कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा 1 नंबर या 2 नंबर के लिए, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, तो इजीली आप बना सकते हैं, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखिए, अगर एग्जामिनर को लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत टफ करना चाहिए, थोड़ा बहुत, जस्ट थोड़ा बहुत, तो क्या करेगा, अधिक से अधिक 2 नंबर के लिए इतना बढ़ा सकता है क्वेश्चन का लेवल को। VBI फॉर जैकपॉट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला, इफ दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है तो क्या करना, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर, ठीक। तो आइए निकालते हैं हम, हमारे पास क्या है, गिवन है। अब मैं आपको लिखने का तरीका तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आता ही होगा लिखने का तरीका कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके, ठीक है। जैसे देखिए, कंपटीशन का क्वेश्चन बनाना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन एक बोर्ड का एग्जाम देने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक फॉर्मेट चाहिए होता है कि पहले गिवन क्या है, क्या हमें फाइंड करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो मैं अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है गिवन में, x1 इक्वल टू 3, 2 एंड 4, 1, ठीक। ये हमारे पास गिवन है, तो सिंपल सा डिटरमिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल होता है लगाइए, 3 1 जा 3 एंड प्लस माइनस जिगजैग फॉर्म वाला प्लस माइनस लगेगा। अब सेकंड पे जा रहे हैं हम लोग तो माइनस लगेगा, xy यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, तो 3 माइनस xy इक्वल टू -5 हो गया। तो xy इक्वल टू कितना हो गया, xy इक्वल टू हमारे पास आ गया 8, ठीक। समझ में आया कैसे किया, इसको इक्वल टू को उस पार ले गया तो पॉजिटिव बन गया, इसको इक्वल टू से इस पार लाया तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया, तो 3 और 3 + 5 8 हो गया, ठीक। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ये है xy इक्वल टू 8, ठीक। इफ x इक्वल टू 1 पुट किए, ठीक,
इफ x इक्वल टू 1 पुट किए तो y इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। पहला पॉसिबल वैल्यू, x इक्वल टू 1 लिए तो y इक्वल टू 8। इफ x इक्वल टू 2 लिए, x इक्वल टू 2 लिए तो 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉसिबल वैल्यू। एंड इफ x इक्वल टू 4 ले लिया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 8 ले लिया तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। आप लोग देखिए और कोई पॉसिबल वैल्यू दिख रहा, x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा, अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं x इक्वल टू 3 लेता हूं, ठीक, तो y इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 8/3। तब ना मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 तो 8 के बराबर आएगा, 8 इक्वल टू 8। लेकिन बच्चे यहीं पे मार खाते हैं। कहाँ पे मार खाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, x और y क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए बोल रहा है। तो क्या y नेचुरल नंबर है, गौर से देखिए, y नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी जाता है, लेकिन वो फ्रैक्शन का फॉर्म में नहीं होता। ठीक, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या 8/3 नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका ऑल पॉसिबल कितने आ जाएंगे, 4 ही आएंगे। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू, एंड x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 1। ठीक, अधिक से अधिक इतने तक जा सकता है 2 नंबर के लिए। ठीक, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए स्टेप से क्वेश्चन। मैं तो कल कराऊंगा ही, तो अभी तो बस बता रहा हूँ, कल स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए अभी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर देख लेते हैं। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर पे। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक गया, j इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक गया, 1 से 3 तक। एग्जाम्पल लेके कराते हैं आपको अभी। ऐसा देखिए क्या करते हैं, पहले थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको पकड़ते हैं, ठीक, 4 को पकड़े, प्लस माइनस प्लस इस टाइप से फॉर्म होता है। ठीक, इसको पकड़े, क्या बचा, 2 1 7 2। ठीक, ये वाला बचा। जब पहला पोजीशन, जो पहला जो पार्टिसिपेटेड एलिमेंट होता है उसको पकड़ेंगे तो इसके जितने भी रो में होंगे, जितने वर्टिकल में होंगे, जितने कॉलम में होंगे, उसको भूल जाना है। ठीक है, इसको अगर पकड़े, पहला एलिमेंट को पकड़े, जिसको पकड़ेंगे उसका रो और उसका कॉलम को भूल जाना है। तो बचा क्या, 2 1 और 7 2। सिमिलरली क्या था, प्लस साइन था तो प्लस लिए हैं, अब क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक, ये डिटरमिनेंट का फॉर्म होता है, साइन कन्वेंशन होता है। अब क्या लेंगे, 5 को लिए, इसको लिए। ठीक, जब 5 को लेंगे तो इसके अंडर में जो वर्टिकल लाइन में है और इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन माने जो रो में है उसको भूल जाना है। तो क्या क्या बचा, अब 3 बचा, 1 4 और 2, 3 1 4 एंड 2। ठीक, अब लेते हैं 7 को, क्या साइन है, प्लस साइन है। 7 को लिए, इसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल को भूल जाना है। क्या बचा, 3 2 और 4 7। ठीक, फिर ये आ गया 2 ऑर्डर टाइप से, ऐसे ही था ना 2 ऑर्डर का सॉल्व किए थे। तो अब सॉल्व कीजिए डायरेक्ट, 4 हो गया, 2 2 जा 4 एंड 7 1 जा 7, नेगेटिव साइन प्लस माइनस, 3 2 जा 6 4 7 21 8। क्या आएगा, -3 -5 है, 2 आएगा, 7 21 से 8 जाएगा तो आ जाएगा आप लोग का 13। ठीक, ये कितना हो गया, -12 -10 और ये 13 7 जा 91। अरे कैलकुलेशन है, कितना आ जाएगा
69 आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। ठीक, तो अभी वैसे ही सिमिलरली है फोर्थ ऑर्डर। अब आपको लेके चलता हूं मैं किसमें, माइनर एंड कोफैक्टर में। देखिए अब आता है माइनस पे। ठीक है, माइनस क्या होता है, इफ वी लिव ith and jth column of general element aij ए स्मॉलर। ठीक है, अगर हम छोड़ देते हैं, किसको छोड़ते हैं, ith and jth कॉलम, ठीक, ऑफ ए जनरल एलिमेंट aij, देन क्या होता है, एक स्मॉलर ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑपरेंड होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग माइनर ऑफ जनरल एलिमेंट ऑफ aij। ठीक, द माइनस ऑफ aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल MIJ। ठीक, ये वाला MIJ इक्वल टू माइनस ऑफ aij। देखिए हम लोग ने क्या किया, 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लिया। ठीक, तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, माइनर निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो माइनर देखिए कैसे निकालते हैं आप, हम लोग पकड़ते हैं अब A11 को पकड़ते हैं। ठीक, तो माइनर ऑफ aij मतलब माइनर ऑफ A11 का निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो माइनर ऑफ A11 को क्या नोटेशन करते थे, MIJ इक्वल टू माइनर ऑफ aij होता था। तो माइनर ऑफ A11 मतलब नोटेशन ये हो जाएगा कैपिटल M11। ठीक, तो कैसे निकालते हैं देखिए, जब पहला को पकड़ते हैं A11 को पकड़े तो भूल जाना है, इसका जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है उसको भूल जाना है, बचा क्या A22। ठीक, तो माइनर ऑफ A11 क्या हो गया, A22। माइनर बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग सोचना भी नहीं है, एवरेज में रखिए माइनर समझ में आएगा। इसको पकड़े, इसका सीधा और इसके नीचे वाला हटा दिए, बचा क्या A22 आ गया। उसी प्रकार अब निकालना चाह रहे हैं माइनर ऑफ A12 का, माइनर ऑफ A12 का निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो नोटेशन देखिए M12 क्या हो गया, माइनर ऑफ A12, इसको पकड़े तो इसका वर्टिकल इसका हॉरिजॉन्टल खत्म, बचा क्या A21 खत्म। कोई हार्ड है, सिंपल सा है, जिसको पकड़ेंगे उसका हॉरिजॉन्टल और उसका वर्टिकल को भूल जाना है। ठीक है, जो बचेगा उसको लिख देना है। उसी प्रकार माइनर ऑफ A21, अब इसका निकालते हैं, माइनर ऑफ A21 मतलब M21, तो इसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल को भूल जाना है, तो बचा क्या A12 बचा। देखिए A12। उसी प्रकार माइनर ऑफ A22 का निकालेंगे, अब इसका निकालना जा रहे हैं हम लोग, तो इसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल को भूलेंगे तो क्या बचेगा A11 बचेगा। इतना ही था माइनर। ठीक है, अब देखिए इधर टू ऑर्डर का था ये डिटरमिनेंट, अब थर्ड ऑर्डर में। फिर देखिए अभी थर्ड ऑर्डर का देखिए, सेकंड का देख लिया, थर्ड का देखते हैं आप। माइनर ऑफ A11 का निकालना जा रहे हैं हम, माइनर ऑफ A11 का। ठीक, जब इसको लेंगे, देखिए डिटरमिनेंट में क्या करते थे, इसको लेते थे लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे डिटरमिनेंट में, माइनर में वो नहीं, इसको पकड़ेंगे तो इसका वर्टिकल इसका हॉरिजॉन्टल भूल जाएंगे, तो बचा क्या ये वाला बचा, आया ये वाला। सिंपल डिटरमिनेंट है A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, बस। उसी प्रकार इसको पकड़ेंगे तो इसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल को भूल जाएंगे, तो बचेगा कौन सा, ये वाला बचेगा। इसको पकड़ेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल को भूलेंगे, बचेगा कौन सा, ये वाला बचेगा। सिंपल सा माइनर। देखिए अब जब एग्जाम दिए थे 2015 में एयरफोर्स नेवी का, उस टाइम क्या था, जब अभी जो पहले बताए थे एन वाला जो कंडीशन था, एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या होता है, मस्ट बी इक्वल टू रो एंड कॉलम। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आते थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा क्या किया, क्योंकि देखिए बच्चे का लेवल ही बढ़ते जा रहा है अभी धीरे धीरे, क्योंकि इतने सारे व्यवस्थाएं आ गई हैं बच्चे के पास। हमारे टाइम में कीपैड वाला मोबाइल था, 14 का रिचार्ज करते थे, 3 महीना चलता था 7 रुपया। तो अभी क्या हो गया, अभी जियो निकाल के इतने सारे ब्रांच आ गए हैं, तो हाईटेक होता जा रहा धीरे धीरे। तो अभी क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं अभी नेवी एयरफोर्स में। ठीक, यहां से पूछते हैं, इफ एम बी द ऑर्डर ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। ठीक,
क्या है, एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर मान लीजिए m है, ठीक, तो उसका माइनर का ऑर्डर कितना होगा, क्वेश्चन है, चलो इससे पूछते हैं, ठीक। तो उसका माइनर का ऑर्डर कितना होगा, m-1। आइए आपको मैं वेरीफाई कराता हूँ, इसी को देख लीजिए। क्या है, मान लीजिए इसका ऑर्डर, मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, मान लीजिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मान लीजिए m है, तो इसका माइनर का ऑर्डर कितना बोला, m-1 होना चाहिए। प्रूफ देखते हैं क्या m-1 हो रहा है, देखिए m था और इसमें से एक घट गया तो कितना बचा गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना था, m=3 था। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ये ऑर्डर 2 हो गया, तो m-1 m का वैल्यू कितना, 3 - 1 2 आया, 2 ऑर्डर का बना। बस यही था कॉन्सेप्ट कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर m है तो उसका माइनर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए सिंपल वाला में, इसका ऑर्डर कितना है, m कितना है, वैल्यू 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका माइनर का ऑर्डर कितना होना चाहिए, m-1 m का वैल्यू कितना, 2 है और 1 कितना, 1 है, तो क्या इसका ऑर्डर 1 नहीं है, देखिए इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 हुआ वेरीफाई। माइनर का ऑर्डर कितना हो जा रहा है, m-1 हो जा रहा, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर m है तो, ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। कल जब मैं इसका कॉन्सेप्ट करा दे रहा हूँ, कल जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तो बढ़िया से क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी झारखंड बोर्ड में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं कराऊंगा। तो देखिए अब इसका माइनर निकालने जा रहे हैं, माइनर इसका पोजीशन क्या है, a-1 है, या इसको डायरेक्ट लिखिए माइनर ऑफ 4। माइनर ऑफ 4 मतलब हम अभी क्या बोले थे, माइनर में जिसको पकड़ेंगे उसका वर्टिकल और उसका हॉरिजॉन्टल को भूल जाना है, तो कौन सा बच रहा, 9 बच रहा, तो माइनर ऑफ 4 कितना हो गया, 9। उसी प्रकार माइनर ऑफ 7, इसको पकड़ेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल को भूल जाना है, इसका वर्टिकल को भूल जाना, क्या बचा, 8। सिमिलरली तो समझ में आ गया माइनर क्या होता है, ठीक। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ कोफैक्टर की ओर। तो माइनर खत्म कर देते हैं, अब आते हैं कोफैक्टर में। क्या होता है, इफ वी मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ग्रामेटिकल में वी है, तो हम लोग को जानना ही नहीं एस लग रहा है कि नहीं लग रहा, सिंपल सा पढ़ लो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ जाओ, ठीक। इफ वी मल्टीप्लाई बाय -1 का पावर i प्लस j, किसमें, इन द माइनर ऑफ जनरल एलिमेंट aij, then the product is called cofactor of जनरल एलिमेंट aij, ठीक। क्या बोला, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, -1 का पावर i प्लस j, किसमें, माइनर ऑफ जनरल एलिमेंट aij, ठीक, देन द प्रोडक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, कोफैक्टर ऑफ जनरल एलिमेंट aij। नोटेशन देख लीजिए, Cij एंड aij कैपिटल लेटर से व्हिच इज डिफाइंड एज, बस इसी को ध्यान से देखिए, इसी से आपका कोफैक्टर समझ में आया। हमको C11 मान लीजिए निकालना है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन में क्या आता है, -1 का पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ aij, तो पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा, 4 7 8 9, ठीक। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो माइनर पर निकालते हैं, माइनर ऑफ a11, इसका पोजीशन क्या है, a11 है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल को भूल जाते हैं, वर्टिकल को भूल जाते हैं, क्या बचा, 9 बचा, 9 लिख दिए। m12 निकालते हैं, माइनर ऑफ a12, 12 का पोजीशन क्या है, ये वाला है, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल,
बचा क्या 8। ठीक, इसी प्रकार M21 निकालते हैं, माइनर ऑफ 821 क्या हो जाएगा 821, ये बचा क्या 7। जब पढ़ाऊंगा जब डिटेल में तो सारा ये सब बताऊंगा कि ये अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि M11 12 21 कैसे लिख रहे हैं, अब तो क्रैश कोर्स से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो फील कराऊंगा कि कैसे 12 लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं, सारा चीज आपको फील होगा अंदर से कि हाँ ये चीज हो रहा है। ठीक, तो माइनर निकाल लीजिए, किसका किसका निकाले M11 M12 एंड M21 का निकालना है, 3 गो निकालना है। तो देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, माइनर का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका क्या बोलता है सब, कोफैक्टर क्या बोलता है -1 का पावर आई प्लस जे। मान लीजिए हम A11 का निकाले हैं माइनर, A11 का माइनर कितना था 9 था, माइनर ऑफ A11 कितना है 9 है, तो आई की जगह पे क्या है 1 है, जे की जगह पे क्या है 1 है, तो आई की जगह पे 1 डाले, जे की जगह पे 1 पुट किए, 1 प्लस 1 और ये माइनर ऑफ A11, -1 का पावर कितना हो जाएगा इवन हो जाएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, इवन होता है तो पॉजिटिव होता है, ओड होता है तो नेगेटिव होता है, तो 9 आ गया। क्या आया C11 इक्वल टू 9। ठीक, अब देखते हैं C12 देखते हैं, C12 के लिए -1 का पावर आई प्लस जे मीन्स 1 प्लस 2, हम 1 2 है तो माइनर ऑफ A12 का क्या है, माइनर ऑफ A12 कितना निकला है 8 निकला है, तो -1 का पावर 3 इंटू 8, जब ओड आएगा तो क्या नेगेटिव, कितना आया -8। उसी प्रकार C21 निकालेंगे, 2 प्लस 1 इंटू कितना निकला था माइनर इसका 21 का 7, तो -7 हो गया। उसी प्रकार माइनर ऑफ A22 निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे बचेगा क्या 4, C22 क्या हो जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू कितना निकला था माइनर ऑफ 2 4 निकला था, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर्मेट क्या बना, कोफैक्टर का फॉर्मेट क्या बना, सी या इसको डेल ले लीजिए, डेल सी कर दीजिए, C11 C12 C21 एंड C22। ठीक, क्या क्या है C11 है 9, C12 है 8, C21 है 7, C21 है -7 और C12 है -8 है, -8 -7 और C22 वैल्यू कितना C22 का आया 4, तो ये हो गया आप लोग का कोफैक्टर। ठीक, और ये हो गया माइनर 9 8 7 एंड 4। फॉर्म कैसे था 4 7 8 9 का फॉर्म था, डिटर्मिनेंट क्या बना माइनर 9 8 7 4 का बना, और कोफैक्टर क्या बना 9 माइनस। अब आते हैं प्रॉपर्टी में, आता है ठीक, इफ ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंज किसमें इनटू corresponding column and corresponding column या रो, then the value of new determinant remains unchanged। ठीक है, देखिए चेंज का साइन ये वाला होता है, जैसे R1 को चेंज किए C1 से, R2 को चेंज किए C2 से, R3 को चेंज किए C3 से। ठीक, एग्जाम्पल देखिए del 1 4 5 7 1 2 3 3 2 5 सोल्व किए 8 आया, वैल्यू कितना आया del 1 का 8 आया। del 2 में देखें क्या किया हम लोग चेंज कर दिए हैं, किसको चेंज किए हैं, देखिए जितने भी रो हैं रो 1 रो 2 रो 3, इसको क्या किया हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम में चेंज कर दिए, 4 5 7 4 5 7 1 2 3 1 2 3 3 2 5 3 2 5, जितने भी रो थे किसमें कन्वर्ट कर दिए हम लोग कॉलम में, वैल्यू निकाले कितना आया +8 आया। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 यही बोलता है कि सभी रो और सभी कॉलम को अगर डिटरमिनेंट का हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, कोरस्पोंडिंग
कॉलम एंड रो में देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे। कोई चेंज आया? देखिए नहीं आया। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें क्या होता है, उसमें चेंज वाला था, अब ये इंटरचेंज वाला है। ठीक है, इंटरचेंज का साइन देखिए इस प्रकार है। डेल वन में देखिए वही वाला एग्जांपल है 4 5 7 1 2 3 3 2 5, इसका वैल्यू कितना आया था? 8 आया था। फिर देखिए क्या किया हम लोग, C2 को चेंज कर, C2 को और C3 को इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिए। कैसे किए देखिए, ये हो गया C1 C2 एंड C3। ठीक, क्या किया हम लोग, C2 को चेंज किए C3 के साथ। 4 5 7 वही था। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें R2 को देखिए, R2 को चेंज कर दिए R3 में, R1 जैसे कि वैसे ही है। ठीक, 3 2 5 जो गिवन जो डिटर्मिनेंट था, जो गिवन डिटर्मिनेंट था वो 3 2 5 कहाँ पे था? R3 में था। अब R3 को इंटरचेंज करके कहाँ पे लाए हैं? R2 में लाए हैं। देखिए 3 2 5 किस में आया? R2 में आया है। 1 2 3 कहाँ था? गिवन डिटर्मिनेंट में R2 में था। R2 को चेंज किया था R3 में। देखिए 1 2 3 किस में गया? R3 में। ठीक, तो इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो -8 आएगा। जब सभी रो और सभी कॉलम को जब कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो के साथ जब चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर कोई दो रो या दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो बस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में बस साइन का फर्क आ जाता है। +8 था, -8 आ गया। आइए अब तीसरा नंबर में, ये आप लोग का एयरफोर्स नेवी इसमें डायरेक्ट पूछता है, इफ 2 रो एंड 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? मस्ट बी 0 होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं। R1 में क्या है? 1 1 है। R2 में R1 1 1 है। R1 और R2 क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब पूरा पूरी सेम। ठीक है, तो करके देखिए कैलकुलेशन, 1 × 1 -1 × 1 1 -1 0 आया। तो वही बोल रहा है, अगर आइडेंटिकल है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम तो क्या उसका वैल्यू आएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। वैसे आप थर्ड वाला में तीसरा वाला में कर सकते हैं। जैसे ये वाला 4 5 7 है, 1 2 3 एंड 1 2 3, इसका करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। 4 6 6 -5 3 3 ठीक, 0 0 0 आया 0 1। R2 और R3 क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक, R2 और R3 क्या आइडेंटिकल है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है? 0। ये क्या बोलता है, कौन बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक, तो अभी देखिए, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हम लोग बताए थे। 3 तक क्या हुआ था देखे थे हम लोग। तो अभी क्या करते हैं, चौथा नंबर प्रॉपर्टी में आते हैं। उसमें क्या बोलता है, कोई एक गिवन डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो वैल्यू निकलेगा, जैसे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकला? 3 निकला। उसके बाद अगर उस डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम पे अगर हम लोग कोई कांस्टेंट क्वांटिटीज या कांस्टेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है? जो पिछला वाला जो डिटर्मिनेंट था उससे क्या टाइम्स हो जाता है। जैसे देखिए, इसका वैल्यू 3 था, मैंने क्या लिया? k = 3 एक एज्यूम किया, कोई कांस्टेंट एलिमेंट कितना किया? k = 3 एज्यूम किया। तो मैंने क्या किया, अभी जो k = 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया कहाँ पे? मल्टीप्लाई टू R2 पे। इस R2 पे मल्टीप्लाई कर दिया, इस R2 पे। ठीक, इस R2 पे जब मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो दिख गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट में डिफर आ गया। तब इसका वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू अब आया 9। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3
इक्वल टू 3 × k। अरे k का वैल्यू कितना था, एज्यूम कितना किए थे, k इक्वल टू 3। तो बस प्रॉपर्टी नंबर 4 यही बोलता है, अगर कोई गिवन डिटरमिनेंट दिया हुआ है और कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी आप लेते हैं, कोई भी k का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, और कोई भी रो या कोई भी कॉलम पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगला जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू पिछला वाला जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू का k टाइम्स होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 में आते हैं। अब देखिए, ऐसे ही दिया रहेगा ये डिटरमिनेंट में एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके दिया होगा। ठीक है, इसको हम अगर अलग अलग करके भी लिखते हैं तो वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा। चौथा में आते हैं 6 में। अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर पूरा पूरी जीरो रहे, हर एक एलिमेंट अगर जीरो रहे, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये C1 है, ये क्या है C2 यार, ये C3। C3 का देखिए एलिमेंट्स सारे क्या है, जीरो है, तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। आते हैं डायगोनल प्रॉपर्टी में। अगर कोई भी डिटरमिनेंट का डायगोनल एलिमेंट छोड़ के, ये जो डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 एंड A33, अगर ये एलिमेंट, ये डायगोनल का जितने भी एलिमेंट है, ये अगर छोड़ के बाद है कि ऊपर या नीचे अगर जीरो रहे, अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल का जितने भी एलिमेंट्स है अगर जीरो रहे और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना रहे, ना जीरो रहे, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट A11 A22 एंड A33। ये हो गया प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद मैं क्रैमर रूल्स बताऊंगा, वो क्रैमर रूल्स क्या है कल बताऊंगा, कल जब क्वेश्चन कराऊंगा तो कल बताऊंगा। आज इतना ही रखते हैं, तो